अच्छा जी, पेपर की शक्ल ना कुछ इस तरह की आएगी। ये सितंबर दिसंबर 2020 का सैंपल क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा एग्जामिनर बोलता क्या है, 4 hours including reading, planning, reflective time. The question paper is an integrated case study with one section containing a total of 100 marks and all tasks must be completed. ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, all tasks contain professional skill marks which are included in marks shown above. Professional skills मैंने समझा दिया, कोई सवाल उसमें? As we practice, we'll identify where professional skills are being implemented, right? अच्छा, आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है। फिर यहाँ से केस स्टार्ट होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू है कंपनी का। ब्लूम कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ अराउंड द वर्ल्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। इसके ऊपर केस बनाया है इन्होंने। ये पहले पूरा इंट्रोडक्शन देंगे आपको इधर। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन आया, देन वो देंगे आपको कुछ एग्जिबिट्स। ठीक है, वो कहते हैं इट इज करेंटली सितंबर 2001। ठीक है, यू वर्क एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि वो आपको रोल कौन सा दे रहा है। ठीक है, हम क्लास में एक दो रोल प्लेइंग भी करेंगे जहाँ पे मैं एक केस दूंगा, आपको कुछ रोल दूंगा उसमें, आपको कुछ रोल दूंगा। ठीक है, यू विल हैव टू डिस्कस अमंग योर सेल्फ कि ये सोल्यूशन कैसे निकलने वाला है हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको सीनियर फाइनेंस मैनेजर बनाएगा। अब सीनियर फाइनेंस मैनेजर का क्या काम है? उसका काम स्ट्रैटेजिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसका फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है कि इसका क्या रोल है और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे। ठीक है, फिर आपको वो एग्जिबिट्स देता है। एग्जिबिट्स में और इंफॉर्मेशन होगी। पहले एग्जिबिट क्या कहता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बीसीओज एनुअल रिपोर्ट उसने उठाई, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया हाइलाइट्स ऑफ बीसीओज मिशन, विजन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स मेन एक्टिविटीज इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी बैलेंस शीट वगैरह दे दी होगी उसने, इसमें फाइनेंशियल हाइलाइट्स दे दी उसने। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है, जरूर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काम की होगी। ठीक है, विजन मिशन क्यों दिया उसने, कोई समझा सकता है? देखना चाह रहा है कि मिशन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली, वो आपको देखना चाह रहा है कि सीनियर फाइनेंस मैनेजर है ना, वो ऐसे ही तो हवा में तो काम नहीं करेगा ना। वो ये देखेगा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है। अगर वो ऑब्जेक्टिव और मिशन से अलाइन करेगा उन नंबर्स को और अपनी कैलकुलेशंस को, देन ही इज डूइंग द राइट जॉब। ठीक है, सो ये इसलिए उसने दिया मिशन, विजन, एम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर उसने मेन एक्टिविटीज इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये मेन एक्टिविटीज हैं। ठीक है, अभी ये अज्यूम मैं नहीं कर रहा कि यहाँ पे इसने नंबर्स भी दिए होंगे, बट दे सकता है, एग्जिबिट देख के देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटीज। फिर उसने अबाउट अस का पेज उठा के दे दिया बीसीओ की वेबसाइट से। ठीक है, बीसीओ की वेबसाइट पे गया, उसने अबाउट अस के पेज पे गया और उसने वेबसाइट से पेज से लीडरशिप स्ट्रक्चर और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर उठा के दे दिया आपको। आ गया गवर्नेंस का टॉपिक। ठीक है, कौन गवर्न कर रहा है, कौन लीड कर रहा है इस इनिशिएटिव को। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपने खोला किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, आपको पता लगा कि यार एक बंदा तो पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, क्या रिस्क आता है यहाँ पे, बताएं, सोचें। यू नो, वी एट करीम, आई वर्क एट करीम एक्चुअली, वी एट करीम हैव अ वैल्यू के इटरेट एंड फेल। ठीक है, so do iterate with your answers. I don't mind having incorrect answers. Influence over the organization. Okay, चलें और क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वो अबाउट अस का लीडरशिप स्ट्रक्चर दे रहा है वो आपको। ठीक है, अब लीडरशिप स्ट्रक्चर में एक पॉलिटिशियन भी निकल आता है। ठीक है, पूरे बोर्ड में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड में एक पॉलिटिशियन भी है। बुरी बात नहीं है, बट उससे रिस्क क्या आता है, ऐसी एक सवाल है, रिस्क क्या है? करेगा हमारे डिसीजंस वो अंडरमाइन या फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशंस। ओके, ठीक है, ठीक है, वेल टेकन। और सोचें, ऐसे बोल दें, बोल दें।
सर इस कैपिटलिज्म पे जाएं। Okay, good. कैपिटलिज्म अगर माइंडसेट हो तो पॉलिटिशियन का जो एक इन्फ्लुएंस होता है अपने फायदे पे और नॉन लोगों के फायदे पे हट जाता है। Exactly, you are coming to the right point. You both are coming to the right point. Biasness पे थोड़ा add सबके पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। देखें, एक चीज में ना बेशुमार रिस्क होते हैं, जस्ट से इट आउट, ठीक है। बेशुमार पॉसिबिलिटीज हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको पॉसिबिलिटीज से, ठीक है। हाँ, हम बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें बहुत अंदाजा होगा कि ये पहुंचवाना कहाँ चाह रहा है हमें, ठीक है। लेकिन फौरन से माइंड में बहुत सारी चीज़ आनी चाहिए ना। एक पॉलिटिशियन है फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्ट्रक्चर में, वो क्या कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है नॉन प्रॉफिट। विजन जो होता है कि मेरा ये विजन है कि मैं चाइल्ड के लिए ये करना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन आएगा जो भी पैसे आ रहे हैं वगैरह वो अपने उस पे लगा लेगा। Exactly. वो विजन खत्म। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर द बेस्ट व्हीकल टू मनी लॉन्डर, ठीक है। दे आर द बेस्ट व्हीकल्स, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि जो पैसा जहाँ से आ रहा था यू डोंट हैव एनी ट्रैक फॉर दैट। तो ट्रैक तो होता है अगर वो रेगुलेटेड है, ठीक है। सर अगर किसी को आपको सबने एक एनवेलप दे दिया $1 मिलियन का विदाउट वो कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मैं अपना नाम मेंशन नहीं कर रहा, आपको कोई ट्रैक नहीं है। ऑडिटर्स आएंगे बोलेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि एक केस हमने स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किया था Okay. ऑफिस में थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक पैसा आया है। अब वो बंदा ऑडिटर पूछ रहा है जो मैडम थी कि कहाँ से आया है, बोला कि हमारे पास कुछ एक बॉक्स है जिसमें हमें नहीं पता कि कितनी, और उन्होंने अब ये दे दिया है। Agreed. We don't have any track वगैरह, अब हम कहाँ इस पे लिखें, हो सकता है ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन अब रेगुलेशंस ऐसी हैं कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर अमाउंट आ रही है ना, यू हैव टू टेक इट बाय चेक और बाय राइटिंग द एंटायर नेम ऑफ दैट पर्सन एक्सेट्रा। ये रिसेंटली कटिंग द पॉलिटिशियन असाइड, बट शौकत खानम में जो ये रिसेंटली केस हुआ था, व्हाट वाज इट, जो फॉरेन फंडिंग और एक्सेट्रा का केस हुआ है, उसमें क्या मसला आ रहा है? उसमें मसला यही है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि ये डोनेशन के पर्सपेक्टिव से दी गई है। सो व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ा होगा ना आपने लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में। कंपनी क्यों बनाई जाती है? कंपनी जो ओनर है ना उसके साथ पब्लिक का एक व्हील क्रिएट कर देती है, या लॉ का व्हील क्रिएट कर देती है। लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? लॉ कैन नॉट गो या एनीवन कैन नॉट गो बियॉन्ड द कंपनीज एसेट टू योर पर्सनल एसेट्स, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन के तहत ही बनती है ना। मैं पर्सनली तो जिम्मेदार नहीं हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे पर्सनल एसेट्स पे तो नहीं आएगा वो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए आसान होती हैं क्योंकि वहाँ डोनेशंस और एक्सेट्रा कहीं से भी आ सकती हैं, कैसे भी आ सकती हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड द व्हील ऑफ अ कॉज, ठीक है। कॉज के पीछे बहुत कुछ होता है, और पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा है। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में बहुत कुछ होता रहा है, ठीक है। पोलियो के खतरे पिलाने आते थे, पता नहीं क्या करके चले जाते थे, ऐसे भी लोग आए, ठीक है। तो अब तो बहुत बेहतर हो गई सिचुएशन में द एक्शन हैज़ बीन टेकन रिसेंटली, जब इंटरनेशनल एनजीओज़ के खिलाफ एक्शन लिए गए थे, बट इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ बहुत कुछ हो रहा था लोकली, जिसको हमारी एजेंसीज ने क्रैक किया। एनीहाउ वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट समझाने का मकसद ये था क्योंकि टॉपिक में से टॉपिक बहुत सारी निकलेंगी, और ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें बातें करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। देन BCO's फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड KPI, यहाँ आ गए फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड KPIs, ठीक है। KPIs देती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज देती है, समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ BCO फॉर द लास्ट 2 years इंक्लूडिंग समरी ऑफ इट्स KPIs, ये भी देती है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको फाइनेंशियल नंबर्स को भी इवैल्यूएट करना होगा, देखना होगा एक नज़र से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देन आपको उसकी KPIs का भी इन्होंने अंडरस्टैंडिंग दे दी, कितने KPIs क्या होंगे, कितने डोनेशन मिलने चाहिए थे, कितने मिले हैं, कितने सेल्स पर्सन है, क्या कॉजेज और पे काम किया, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उससे क्या रिजल्ट्स निकले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन कम्स चैरिटी सेक्टर रिपोर्ट, अ रिसेंट रिसर्च आर्टिकल डिटेलिंग द मेन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग द चैरिटी सेक्टर। यहाँ पे कौन सा मॉडल अप्लाई होता है? ऐसे ही है, मुझे पता है, अभी हमने नहीं पढ़ा। हाँ, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है वो, स्वॉट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ पे कुछ स्वॉट जैसा आपने कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। यू हैव टू एनालाइज द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू द मॉडल्स रिवाइज करेंगे ना, क्योंकि मैं भूल गई। ये मॉडल नहीं करेंगे तो फिर मैं ये आखिरी क्लास कर दूँ क्या? पहली क्लास ही है, टेंशन नहीं ले। मैं आपको सिर्फ पहली क्लास में ना इसलिए पेपर से गुजार रहा हूँ, एक डायग्नोस्टिक फील आया आपके अंदर कि यार ये इसमें क्या क्या करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।
ये सारे मॉडल्स आपको मैं अनकॉन्शियस में बिठा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लें। आपने यहाँ पे ना एक वर्ड देखना है और आपके दिमाग में 3-4 मॉडल फौरन से आएंगे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करनी है हमने इस सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट है ही प्रैक्टिस का और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको मॉडल समझने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेंगे आपको कोई कितने 8 टॉपिक्स है ना, 8 टॉपिक में 8 क्लासेस में आपको मॉडल समझा सकता हूँ सारे। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन हम क्लासेस को लंबा करेंगे बिकॉज मॉडल्स को हम डिस्कशन बेस्ड करेंगे, हम सिर्फ लेक्चर नहीं देने वाले, और लेक्चर देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आप लोगों के पास होगा, हैंड आउट होगा, आप पढ़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस इसी तरह ही करेंगे कि हम केसेस को पढ़ेंगे, केसेस में अंडरलाइन करेंगे चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ निकल रही है, क्या मतलब निकल रहा है इस बात से। मतलब जितने निकाल सकते हैं हम उतने निकालेंगे। एक चीज़ के 10 मतलब भी हो सकते हैं, एक चीज़ का एक ही मतलब भी हो सकता है, ठीक है। देन कम्स द BCO रिस्क रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिस्क रजिस्टर हम रिस्क के टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक रिस्क रजिस्टर बनता है, कैसे बनता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। लेटेस्ट रिस्क रजिस्टर दिया, आइडेंटिफाइंग द की रिस्क एंड द मिटिगेटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड बाय द रिस्क कमिटी, ठीक है। ये भी आपको दे दिया उसने। ये क्यों दिया उसने? ऐसी सवाल ये देखने के लिए कि एनालाइज करने के लिए एग्जैक्टली कि रिस्क कौन कौन से इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जो छोड़ा भी है, पहली बात, और जो एग्जिस्टिंग रिस्क दिए उन्होंने उसके मुताबिक कंपनी ने कितना एक्ट किया है, मिटिगेटिंग एक्टिविटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। ये समझने के लिए बिजनेस बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा रिस्क रजिस्टर देखने के बाद। फिर आर्टिकल ऑन चैरिटी लीडरशिप, अ न्यूज आर्टिकल ऑन द रिसेंट बैड पब्लिसिटी सराउंडिंग द लीडरशिप इश्यूज इन द चैरिटी सेक्टर। आ गया लीडरशिप का इशू। गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसलिए दिया था उसने कि लीडरशिप इशू हो रहा है कोई, जब भी एक आर्टिकल भी लिखा गया है किसी न्यूज़पेपर में अबाउट द BCO लीडरशिप, राइट, ठीक है। कोई सवाल? इस तरह से आएगा केस। अभी केस खुला है सिर्फ, ठीक है। अब केस रिक्वायरमेंट्स दिए, एग्जिबिट एंड में होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स पढ़े पहले, एग्जीक्यूटिव वो देख लें, रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। तो केस रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द टास्क बिलो। हमने अभी केस पूरा पढ़ा नहीं है ऊपर, आप लोगों को ये पता होगा, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक गो थ्रू दे रहा हूँ, फिर हम इसको मजीद डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। द न्यू चेयरपर्सन रानी जेफल्स हैड रिसेंटली कमेंस्ड हिज रोल इन विद द BCO। चेयरपर्सन है ये बंदा, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया फॉरन से, चेयरपर्सन हैज रिसेंटली कमेंस्ड हिज न्यू रोल। ये न्यू रोल है इसका विद BCO एंड वांट्स टू फाइंड आउट एज मच एज पॉसिबल अबाउट द कंपनी। ही हैज कॉल्ड अ मीटिंग विद द मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड को बुलाया उसने। अच्छा, मैनेजमेंट बोर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एग्रीड। एंड आस्क फॉर ईच बोर्ड मेंबर to make a short presentation to assist him in better understanding of the BCO। जनरली भी किसी भी कंपनी में कोई भी बंदा नया आता है तो वो अपनी टीम जो भी उसकी होती है उसको बुलाता है और उससे ब्रीफिंग्स लेता है, वही काम कर रही है, ठीक है। द चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट द BCO गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड एक्टिविटीज एंड इट्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। CFO को बुलाया गया। आप कौन है? आप कौन थे? सीनियर फाइनेंस मैनेजर। आप रिपोर्ट किसको कर रहे होंगे? CFO को कर रहे होंगे। अब CFO किसको देने वाला है वो काम? आपको देने वाला है। CFO ने खुद तो नहीं करना है। CFO has asked you to assist in presenting the ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ऑपरेशनल काम तो आप ही करेंगे ना, ट्रेजेडी के काम वो करेगा, ठीक है। बट क्योंकि आप सीनियर मैनेजर हैं, उसके राइट हैंड है, तो आपको ये काम दिया गया है, सिंपल, ठीक है। प्रिपेयर अ ब्रीफिंग नोट। ब्रीफिंग नोट का वर्ड अंडरलाइन करना है आपने। ब्रीफिंग नोट कैसे बनता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। ब्रीफिंग नोट फॉर द CFO विच एक्सप्लेन करना है द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप और BCO एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैसे चलता है BCO में, ये हमें समझना पड़ेगा। और प्रिंसिपल और एजेंट का मॉडल जो हम समझेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में या टेक्स्ट में, वो हम इधर अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपको ये नजर आया, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, एग्रीड। मतलब क्या है? मतलब ये चलो एक ब्रीफ दे देता हूँ, प्रिंसिपल एजेंट, वरना भी रह जाएगा।
शेयर होल्डर्स और बोर्ड का जो एक एग्जैक्टली शेयर होल्डर्स जो इस एनजीओ के प्रिंसिपल्स हैं, हाँ। यानी जो ट्रस्टीज हो सकते हैं, इस एनजीओ के बोर्ड ऑफ गवर्नर हो सकते हैं, उन्होंने जिन लोगों को एजेंट बनाया है इसको चलाने के लिए, उनका रिलेशनशिप क्या है, उसकी स्पेसिफिक नेचर बतानी है, ठीक है, वो देखना है। अच्छा, ये कहाँ से आएगा ये इसका जवाब? ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। हम लोग को एग्जिबिट में गवर्नेंस का एक एग्जिबिट है, राइट, वहां से इसका जवाब आ जाएगा। हम बेसिकली जो भी आंसर लिखेंगे हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके ही एग्जैक्टली क्वेश्चन से ही निकलेंगे, आपने अपनी तरफ से थोड़ी देना है कोई जवाब, अपनी तरफ से आपने सिर्फ स्ट्रक्चर करना है। डेफिनेशन वाइज ही देना आपको उसके क्वेश्चन को एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जिबिट में आपके पास जवाब होगा, उस जवाब को कैसे निकालना है उस एग्जिबिट से, दैट इज द स्ट्रक्चर वी हैव टू प्रैक्टिस। सर इसको थोड़ा जूम कर दें क्या? मैं कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ, Thank you. सही है। समझ में आई बात? ओके, द एडवांटेजेस फॉर द बीसीओ ऑफ हैविंग टू टियर बोर्ड स्ट्रक्चर। टू टियर बोर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका। टू टियर बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? एक बोर्ड ऊपर होगा और एक बोर्ड और होगा। सिंपल, उसने मैनेजमेंट बोर्ड की बात की ना, तो इसका मतलब मैनेजमेंट बोर्ड बीच में और ऊपर एक और बोर्ड है, ठीक है। टू टियर बोर्ड होने का फायदा क्या है, ये हमें समझना होगा, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या रहता है ना, मतलब आप यहाँ से एक रिपोर्टिंग लाइंस पे जाहिर उन्होंने रिपोर्टिंग लाइंस चेंज की होंगी, या मैनेजमेंट बोर्ड में वो लोग डाले होंगे जो एग्जीक्यूटिव लोग होंगे, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव लोग नहीं होंगे। अब नॉन एग्जीक्यूटिव लोग क्या होते हैं? वो होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उनको मैनेजमेंट बोर्ड का पार्ट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो फालतू में डिले करवाएंगे चीज़ों को, वो डिले करवाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है एडवांटेज ये देखा गया हो। ये हमें बोर्ड स्ट्रक्चर देख के पता लगेगा कि हमें जवाब क्या देना है, जो एग्जिबिट 2 में मौजूद है, ठीक है। समझ में आ रहा है मनाल सुमैया? क्लियर है? बोर्ड तो नहीं हो रही? नहीं ठीक है। अच्छा, हाउ द बीसीओज मिशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट इट्स की स्टेक होल्डर नीड्स। ये जवाब भी हमें उधर से ही मिलेगा, ठीक है। जो मिशन और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एग्जिबिट नंबर 1 में दिए गए हैं, मिशन, एम्स एक्सेट्रा, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज किस तरह की हैं उन्होंने, या एक्टिविटीज कौन सी की हैं, फाइनेंशियल तो नहीं, एक्टिविटीज कौन सी की हैं, वो हमने देखनी होंगी। और हमें ये देखना होगा कौन सी एक्टिविटीज इनके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही है। कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी, और इन्होंने खामखा कर दी है। वहाँ से वो जवाब मिलेगा और उसका जवाब यहाँ बनाना होगा। वो जो कंपेयर किया था पॉलिटिकल्स के साथ, हो सकता है कि वो फिर वहाँ बता दें कि वो मेरी एग्जांपल थी, इन्होंने पॉलिटिक्स डाली या नहीं डाली मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है ना। तो 12 मार्क्स इसके हैं, ठीक है। 12 मार्क्स मीन्स मोस्ट प्रोबेबली 4 4 4 ऑफ ऑल, ठीक है, बट 12 मार्क्स इसके, ठीक है। 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, विच इज 20% से कम, लेकिन ब्रीफिंग नोट बनाना है, ठीक है। अगला रिक्वायरमेंट इसमें है, एनालाइज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बीसीओ इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर एन इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट। ये तो बहुत आसान सवाल है, नहीं? पिछले से कंटिन्यू हुआ। हाँ, ये आसान सवाल है काफ़ी। वजह उसकी है कि ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। रेशोज निकाल के उनकी इंटरप्रिटेशन करना और उनका जवाब बनाना, ये तो पहले भी हम कर चुके हैं ना, राइट। वही करना है, सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में करना है, करना वही है, ठीक है। फाइनेंशियल को तो हम कर चुके हैं, नॉन फाइनेंशियल को हमने नहीं किया अब तक। ये नॉन फाइनेंशियल भी डाल दिया होगा इसने, ठीक है। वो आपने उठाना है और उसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है और जवाब बनाना है। बेहतरीन सा मार्क्स मिल जाएंगे बहुत आराम से। कितने मार्क्स हैं? 13 मार्क्स तो इसके दे दिए उसने, ठीक है। 13 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर द प्रोफेशनल स्किल्स, 16 मार्क्स यहाँ से उठा दिए इजीली, ठीक है जी। 30 मार्क्स की पहली रिक्वायरमेंट थी, तो इसका मतलब है मोस्ट प्रॉब्ली अगला भी 30 का ही, 38 का है, उससे अगला कंप्लीट कर देगा इस पेपर को। तो सर एक बात बताएं, ये जो हम 20 मार्क्स के थे, बेसिकली किसी में मैं बोल रहे हैं नोट बनाओ, किसी में रिपोर्ट बनाओ, तो ये अगर हमने उस पैटर्न को फॉलो कर दिया तो वो इजी मार्क्स वाला है। इजी मार्क्स है। जो हमारे जो पिछले पेपर्स में कभी हमें बोल देते, जो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली होता था, इसमें कभी रिपोर्ट बोल दिया करते थे कि रिपोर्ट में, तो ये हमें इजी मार्क्स वाला गेम करता है। हाँ, मतलब इजी मार्क्स से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने, मतलब आप पैटर्न को फॉलो कर दो, ईमेल का फॉर्मेट से तरीके से अगर आप लिखोगे, हाँ तो उसमें ये उस तरह मार्क्स मिलेंगे। नहीं, सिर्फ वैसे नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखें आपको वो कह रहा है कि ईमेल बनानी है और ये सब करना है, वो तो आपकी बनानी है ना, उसका शायद 2 में से 1 मार्क मिल जाएगा आपको या 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। आप किस तरह लिखते हैं उसको, वहाँ कहानी आती है सारी, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी थी याद करें? कम्युनिकेशन, Commercial acumen, एनालाइज, इवैल्यूएशन और वही स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म, इसमें कहीं रिपोर्ट आई? सिर्फ कम्युनिकेशन में आई है रिपोर्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें भी तो आपको करनी है ना, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या होंगी? मिसाल के तौर पे आपको बोर्ड का स्ट्रक्चर दिया है, वो बोर्ड के स्ट्रक्चर पे कमेंट चाह रहा है आपका ब्रीफिंग नोट में, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेजेस पूछ रहा है, आपकी कौन सी स्किल काम आई, इवेल्युएट करने की स्किल काम आई, स्केप्टिसिज्म भी थोड़ा बहुत काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक नेचर, यहाँ भी स्केप्टिसिज्म काम आएगा आपका, ठीक है। गेटिंग एक्यूमेन काम आएगा आपका, सही ठीक है। एक्यूमेन तो खासतौर पे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस पे एवेल्युएट करने में, ठीक है। तो ये सारे मार्क्स जो हैं वो सिर्फ वो चीज़ बनाने पे, स्ट्रक्चर बनाने पे नहीं है, ये आपकी डिलीवरी पे भी है, द वे यू डिलीवर थिंग्स, ठीक है। एग्जामिनर विल एनालाइज कि आप तैयार हैं चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना ऑफिस में कि आपको बॉस बोले रिपोर्ट बना के आओ, आप रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बना के अंदर कंटेंट ही नहीं है ऐसा नहीं होगा ना। लाइक होता है ना लालच में 4 मार्क्स। नहीं, वो मैं समझ गया, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बट दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, ठीक है। वो हमारे एक सीनियर होते थे फर्म में, जब हम PwC में होते थे, तो ही वॉज वेरी गुड एट सेलिंग हिज वर्क, ठीक है। तो हम उसको बेचू बोलते थे अक्सर, ठीक है। तो हम बोलते थे अली खाली शीट भी लेके जाएगा ना, बेच के आ जाएगा, ठीक है, बॉस को। तो खाली शीट नहीं बिकती, वो हम बात करते थे सिर्फ। तो पॉइंट सिर्फ ये था कि उसका बेचने का स्टाइल अच्छा था। बेचने का मीन्स ही यूज्ड टू सेल व्हाट हिज वर्क इज, रिगार्डलेस के वो काम कैसा ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछता था ना उससे बॉस, ही यूज्ड टू आंसर इट इन अ वे दैट बॉस वाज सेटिस्फाइड कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिगार्डलेस के नंबर्स वगैरह में ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं इसको थोड़ा बहुत कमेंट्स दे के ना काम सही करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए वो सक्सेसफुल इन सेलिंग हिज वर्क। दैट इज व्हाट एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। थोड़ा बेचू बनना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है, मसला ही नहीं है। In its recently published annual report, the BCO sets out 3 objectives for the next 5 year. अगले 5 साल के लिए 3 strategic objectives उन्होंने सोचे हैं कि ये करने हैं हमने। The new chairperson जो हायर हुआ है अभी, is keen to understand in more detail sorry, how the BCO's external environment, क्या समझ में आया इससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन से टॉपिक में जाके हम लैंड करेंगे? हम पैसल में लैंड करेंगे, विच इज ट्रेजेडी का टॉपिक, ठीक है। विल इम्पैक्ट ऑन दीज ट्रेजेडिक ऑब्जेक्टिव्स एंड हैज आस्क्ड CFO टू प्रोवाइड हिम विद दिस इंफॉर्मेशन। द CFO हैज आस्क्ड फॉर योर असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट, सॉरी। CFO ने इस बार भी हमारा अपना काम हमें दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पैसल भी आ सकता है, डायमंड मॉडल भी आ सकता है पोर्टर का, और भी बहुत सारे मॉडल्स आ सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, राइट। स्वॉट भी लग सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मॉडल्स बहुत सारे हैं जो हमने पढ़ने हैं। आपने जैसे ये चीज़ पढ़नी है ना, आपके दिमाग में सिर्फ ये आ जाना चाहिए कि आप मुझे करना कि कहाँ घुसना है, ठीक है, विद द कमिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रिपेयर अ रिपोर्ट, यहाँ रिपोर्ट की बात आ गई, हम रिपोर्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे लिखना है। फॉर द CFO विच इवैल्यूएट्स द एक्सटेंट to which the external environment could impact the BCO's strategic objectives. Very easy and open-ended question. ये open-ended question है। open-ended क्यों है? क्योंकि information तो आपको मिल जाएगी from the exhibits, but आपको उसको बनाना कैसे, वो बड़ा मजे का होगा, और वो हर स्टूडेंट का अलग होगा most probably, ठीक है। एक्सटेंड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस तरह इम्पैक्ट करेगा, उसने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा है। सो यू हैव टू बी एनालाइजिंग बोथ द इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो स्केप्टिसिज्म काम आया, ठीक है, एनालिसिस काम आया, एवेल्युएशन काम आई, कमर्शियल एक्यूमेन भी काम आएगा, और कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है किसी भी सूरत। मैं चार्जर लगा दूँ इसमें बैग। आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें? मैं बोर तो नहीं कर रहा आप लोगों को?
नहीं कर रहा हूँ तो बता दिएगा। कौन सा देखिए, सम सब्जेक्ट्स डू क्रिएट बोर्डम। मैं जब IBA में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था ना, तो इकोनॉमिक्स इज अ रफ सब्जेक्ट, तो बोर भी होते थे, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा था तो मज़ा भी आता था। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, व्हाट यू वांट टू लर्न एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। वैसे भी हम सिर्फ पेपर देखते हैं। हाँ, प्लस ज़्यादा अच्छी क्लास वो होती है, चाहे सब्जेक्ट कितना भी बोरिंग हो, जो इंटरेक्टिव ज़्यादा हो। ठीक है, द मोर यू टॉक टू ईच अदर एंड विद द टीचर ना, द मोर यू विल बी एबल टू सर्वाइव दैट क्लास। ठीक है। वरना फिर वो ही पढ़ के। हाँ, मैं नहीं समझता कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आपको बैठ के पढ़ने की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट को एंजॉय करने की ज़रूरत है। एंजॉय करें, पेपर अटेम्प्ट करें, मॉक्स तो हम कर ही रहे होंगे ना रेगुलरली। ठीक है, हम मॉक्स कर रहे होंगे, बैठ के डिस्कशंस करेंगे। कभी कभार मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, आप लोगों के दरमियान में बैठ जाऊँगा, हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिस्कशन से आपका वो इंट्यूटिव माइंड बनेगा। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, समझना कैसे, क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चनिंग माइंड बनाऊंगा मैं, एक काम ही करूँगा इस पूरे कोर्स में। क्वेश्चनिंग माइंड बनाया और डायरेक्ट आप पेपर अटेम्प्ट करें, फिर आप सुकून से करें। पेपर से पहले भी तैयारी की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। हाँ, इंशाल्लाह, बिल्कुल, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू हैवंट बीन थ्रू दैट जर्नी ना, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। आई विल जस्ट गिव यू केस स्टडीज के, वो एग्जाम से पहले कुछ केस स्टडीज को प्रैक्टिस आप लोग करें रेगुलरली, और उसके बाद फिर चले जाएं और पेपर अटेम्प्ट करें। कोई मसला नहीं है, निकल जाएगा। ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। दो पेपर्स को मिला के एक पेपर बना है। सेम क्वेश्चन। हाँ, सही है। तो मिला के बना है, इसकी फीस बाकी प्रोफेशनल से ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? मतलब ज़्यादा बड़ा है, लेंदी है, क्या इसका? देखिए, ये आसान तब होगा जब इसको सही तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आसान ऐसे नहीं है। दो रीजंस हैं। एक तो ये टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं है, ये रियल लाइफ सिनेरियो का पेपर है। ठीक है, तो रियल लाइफ सिनेरियो में आपको सिखाना रियल लाइफ के बारे में, ये सबसे मुश्किल काम है। हम ऑफिस में सारा वक्त अपने जूनियर्स को 10 बातें सिखाते रहते हैं, वो यही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑन जॉब लर्निंग क्या होती है? ऑन जॉब लर्निंग इज ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट, नॉट अबाउट एनी अदर टेक्निकल सब्जेक्ट। मेरे पास एक अगर ACC या चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर होता है मेरी टीम में, मैं उसको ये वैल्यूएट नहीं करूँगा कि उसको टेक्निकली कुछ आता है या नहीं आता। टेक्निकली उसको आता होगा, जब तो उसको क्वालिफिकेशन दी है ना ACC या CA ने। ठीक है, मैं उसको इवैल्यूएट इस चीज़ पे करूँगा, क्या वो डिलीवरी कर पा रहा है इन चीज़ों की, क्या वो इतनी अंडरस्टैंडिंग ले पा रहा है कि मैं उसको अगर कोई भी रिस्क रजिस्टर बनाने को बोलता हूँ, रिस्क रजिस्टर तो वो बना लेगा, लेकिन अच्छा रिस्क रजिस्टर वो कब बनाएगा? जब उसको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, इस सब्जेक्ट में वो अंडरस्टैंडिंग और वो एक्यूमेंट डेवलप करना है, वो सबसे मुश्किल काम है एक्चुअली, और वही आपको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे वर्क प्लेस पे लोगों से। एक बैच से निकले हुए बहुत सारे लोग, हर कोई CEO नहीं बनता, हर कोई बहुत सीनियर लेवल पे नहीं जाता, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने एक्सपीरियंसेस में, ऐसा तो नहीं देखा होगा, इतने छोटे तो अभी हैं भी नहीं। ठीक है, वो क्यों होता है? सवाल है मेरा। वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्किल जो ये है ना, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर बनने वाली स्किल जो है, वो हर एक में नहीं होती, या हर कोई डेवलप नहीं करता अपने अंदर। करना आसान है, आसान से मुराद है कि इट्स द सेम जर्नी दैट एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू, बट जो लोग करना चाहते हैं ये जर्नी पास, वो लीडर बन जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। IBA से निकला हुआ हर MBA CEO नहीं बनता। ठीक है, वो बनते हैं जो लीडरशिप दिखाते हैं रियल वर्ल्ड में जाके। बस वो एप्लीकेशंस इनकी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो समझना है आपने इस कोर्स में। इसीलिए इसकी फीस भी ज़्यादा है, और प्लस 4 घंटे का पेपर है, तो मॉक्स ये वो 10 चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इसलिए आई सपोज कि ये रीज़न होना चाहिए। सर मैंने तो प्रोफेशनल एग्जाम दिया है, सो व्हाट इज रिकमेंडेड कि आप SBI पहले उठा सकते हैं या बाद में? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेहतर है कि आप अपने टाइम के हिसाब से लुटाएं। इफ़ यू आर, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू आर वर्किंग, अंडरस्टैंड व्हाट टाइम यू हैव ऑन हैंड। इफ़ यू आर फुल टाइम, तो फिर तो आप पढ़ते रहना, मसला थोड़ी है, फिर तो पढ़ना ही आपका काम है ना, स्टूडेंट ही है फुल टाइम।
लेकिन अगर पार्ट टाइम स्टूडेंट है तो देन मैनेज योर टाइम. इफ यू हैव गो ग्रेट टाइम स्टिल लेफ्ट टू अटेम्प्ट बोथ द पेपर्स, व्हाट्स सो बैड इन इट. वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, SBR अगर SBR अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम. SBL is a very different subject. It's an understanding based subject. If you learn every skill and every model on time, practice it well, you'll easily crack the paper. There is no doubt about it. 49% रिजल्ट है लास्ट टाइम का, ठीक है जी. 50% तक तो आता ही आता है इस सब्जेक्ट का रिजल्ट. SBA का क्या है? SBR का SBR का बता रहा हूँ. इस सब्जेक्ट का रिजल्ट 50% ईजीली है, ठीक है. 50% का मतलब यही है ना कि अगर 500 बच्चे दे रहे हैं तो 250 बच्चे तो निकल रहे हैं बहुत आराम से, ठीक है. विच इज़ गुड. मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा होना चाहिए. या तो बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा या पढ़ाने वालों को पढ़ाना नहीं आ रहा. दोनों रीजन से कुछ भी हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, या ACC की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. आई डोंट नो, बट रीजनेबली वी अज्यूम कि ACC इज़ अ फेयर एग्जामिनर और वो सही से एग्जामिन करता है अपने स्टूडेंट्स को. जो स्किल सेट वो चाह रहे हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स में हमेशा यही होता है. हम CA कर रहे थे ना, तो CA बहुत बदनाम है लोगों को फेल करने की, ठीक है. बट क्वालिफिकेशन के बाद ये एहसास होता है कि दे फेल बिकॉज दे वर ऑफ द व्यू कि ही इज़ नॉट रेडी और शी इज़ नॉट रेडी फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, ठीक है. ये प्रोफेशनल स्किल्स इसलिए हैं इस पेपर में कि दे आर असेसिंग यू वेदर यू आर रेडी फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड और नॉट. सिंपल, और कोई साइंस नहीं है इसमें. वहाँ SBR में ये प्रोफेशनल स्किल्स आपकी ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ तो सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन है, IFRS अप्लाई करना है, कैलकुलेशंस करनी है, डिस्क्लोजर्स पता होने चाहिए, ख़त्म बात. आपने केस कर दिया वहाँ पे. प्रैक्टिकल पेपर है नो डाउट, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट है. वो सीनियर फाइनेंस मैनेजर का वो वाला काम है जो वो रोज़ करता है. ये सीनियर फाइनेंस मैनेजर का स्ट्रैटेजिक काम है जो CFO के लिए करता है वो. वो चीज़ हो जाती है ना SBR में, हम पढ़ के आ रहे हैं वो जो चीज़. You have a background knowledge as well, ठीक है. You have a great background knowledge as well. यहाँ पे background knowledge तो है, लेकिन उसको किस context में हम देख रहे हैं that is very different. वो फ्लो में चलते हुए आ रहे हैं. ये एकदम से ये वो मेंटोर है जिंदगी का जो आपको वो चीज़ें सिखाएगा जो बाकी लोग नहीं सिखाते, ठीक है. कभी कभार हमारी ज़िंदगी में कुछ मेंटोर्स होते हैं ना जो हमें वो सबक दे जाते हैं जो बाकी लोग नहीं दे पाते. तो ये सब्जेक्ट वो है. इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर, ये MBA वाला सब्जेक्ट है बेसिकली. MBA वाला सब्जेक्ट है. हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा फाइनेंस की साइड पे होगा ज़रूर, क्योंकि ACC को बंदे को भी पता है कि आप अल्टीमेटली फाइनेंस में ही जाने वाले हो, ठीक है. आप ऐसा नहीं होगा कि आप कंसल्टेंसी में जाओगे. कुछ लोग गिने चुने कंसल्टेंसी में जाते हैं ACC से भी, बट वो बहुत गिने चुने होते हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो केसेस क्रैक कर पाए. मैकेंजी आप आज CV देखें नहीं, CV नहीं जाएगी आगे, शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगी CV. क्यों नहीं होगी? बिकॉज मैकेंजी कंसिडर्स यू नॉट सुटेबल फॉर दैट रोल, क्योंकि वो यही काम है सारा. मॉडल्स बनाने हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है ऑर्गेनाइजेशंस का, एक्सेट्रा. ठीक है, चलें आगे. कायनात बोर हो रही है? नहीं. कल भी यही बात की थी इन्होंने, आज भी यही बात कर रहे हैं. छोड़ो. हाँ, आप अच्छा, सही है, सही. ये रिपीट होती रहेंगी चीज़ें क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है. मनाल, am I clear? ठीक है, thank you. Prepare a report for CFO which evaluates the extent to which the external environment, ये पढ़ लिया हमने. In addition to the recent investment made in updating the members database management system, members database management system. members कौन होते हैं किसी भी NGO में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो फंडिंग करते हैं या members कहलाते हैं, ठीक है. वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट हो, ठीक है. वॉलंटियर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल TCF है एक ऑर्गेनाइजेशन, हम उनके वॉलंटियर प्रोग्राम्स में जाते हैं बहुत सारा, उनके लिए काम करते हैं, हम उनके मेंबर्स हैं, बट हम उनके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है. मेंबर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया था, अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, वो बनाया. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाईलाइटेड इन द एनुअल रिपोर्ट दैट द BCO इज लुकिंग फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन e-बिजनेस टेक्नोलॉजीज. वो ये सोच रहा है कि e-बिजनेस टेक्नोलॉजीज में और इन्वेस्ट किया जाए. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्या क्या कर सकता है वो e-बिजनेस में? मिसाल के तौर पे वो कंट्रीब्यूशन या डोनेशन ऑनलाइन कर दे, ये भी कर सकता है. या जो वो कॉज जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन तरीके से इम्प्लीमेंट करे. मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
अखुवत है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अखुवत। अखुवत फाउंडेशन इज अ बिग फाउंडेशन नाउ। 1 बिलियन रुपीस का लोन एक साल में देते हैं वो, ठीक है, लोगों को, छोटे छोटे माइक्रो लोन्स। अब वो ऑनलाइन भी मुझसे डोनेशन ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन जाऊँ उनको अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पे कर दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अजान हो रही है, शायद हम वेट कर लेते हैं। हो गई अजान? अच्छा, लेक्चर की सीक्वेंसेस कुछ हम इस तरह रखेंगे। पहला लेक्चर विल बी ऑन द नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, ऑन लीडरशिप, ठीक है। टॉपिक आसान है बट हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से टेक्स्ट को हम जल्दी से निकाल दें, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करें पूरी दुनिया में लीडरशिप के केसेस को, ठीक है। ग्रेट लीडर्स, जो अच्छे लीडर्स हैं बिजनेस वर्ल्ड में, उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, क्या क्या खूबियाँ थी उनमें, क्या क्या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट थे उनके। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स है, ही वॉज अ वेरी हार्ड बॉस टू डील विद, जिंदगी आराम हो जाती थी लोगों की, ठीक है, बट देयर आर बॉसेस हु हैव मैनेज्ड वेरी डिफरेंटली। बिल गेट्स का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और मैनेजमेंट गुरुज का व्यू है ऑन लीडरशिप एंड एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफी चिल एनवायरनमेंट है, काफी चिल। एग्जैक्टली। इसी तरह गूगल है, गूगल में लीडरशिप इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी 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 फ्लेक्सिबल, ठीक है। एलन मस्क है, एलन मस्क इज फायर, सिमिलर टू स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स इतना मिलिट्री ओरिएंटेड बंदा था कि वो खड़े खड़े लिफ्ट में खड़े खड़े बंदा फायर कर देता था। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप था, एग्जैक्टली। ये टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये टाइप्स हम पढ़ेंगे और फिर केसेस को थोड़ा समझेंगे। आपके पेपर में कभी भी लीडरशिप पे डायरेक्टली कभी सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ना आपसे कोई इस तरह के स्टाइल ऑफ लीडरशिप पूछेगा कभी कोई। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है इस तरह का, ठीक है। याद करने वाला तो काम अगर आपने करना है ना तो फिर छोड़ दें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यू वोंट बी स्टडीइंग अ लॉट बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रियल लाइफ। आपको पता है केसेस आएंगे, और केसेस के लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो। अब जैसे हम लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे हैं, लीडरशिप स्टाइल पता होना चाहिए आपको। अभी भी हो रही है अजान, राइट? बस लीडरशिप स्टाइल का जो है ना एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और एक आइडिया है जो टेक कंपनी है या आजकल की टेक कंपनी है। आज कायनात ने डिसाइड किया कि मैं एक टेक कंपनी स्टैब्लिश करूँगी, ठीक है, मैं टेक कंपनी बना रही हूँ। अब टेक कंपनी बना रही है ये, इन्होंने सोचा कि टेक तो मैं बना रही हूँ, मुझे ना बहुत स्ट्रिक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना है, टाइमिंग में मॉनिटर करनी है। सुबह आओ, पंच करो, बैठो, काम करो, शाम में जाओ, पंच करके वापस जाना, मतलब ओवर टाइम भी कराऊंगी मैं, सब कुछ कराऊंगी। आपने इस तरह का कल्चर डेवलप कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मसला क्या आया? मसला तो ये आया कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप तो लेके चल रही है, मिलिट्री स्टाइल, बट इनको डिलीवरी नहीं मिल रही। केस ये आया कि डिलीवरी आ ही नहीं रही है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज डाउन, कल्चर बेकार हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एक कंसल्टेंट है, आपको कल्चर चेंज करना है कंपनी का। इस तरह के केसेस आएंगे, लीडरशिप पे डायरेक्ट नहीं आएगा। केसेस इस तरह के आएंगे, कंपनी का कचरा हुआ है और आपको कंसल्टेंट हायर किया गया है कंपनी का कचरा जो है ना सही साफ करना है और सही करना है, ठीक है। तो आपने कंसल्टेंट के तौर पे क्या करना है? यही काम करना है। हम लीडरशिप के टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ेंगे, कल्चरल वेब। अब कल्चरल वेब में वैल्यूज़ हैं, रिचुअल्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होती हैं, वो इम्प्लीमेंट हुई भी हैं सही से। लीडर की तरफ से टोन फ्रॉम द टॉप क्या आ रही है? कंसल्टेंट इनको बताएगा भाई आपका तरीका ठीक नहीं है। आज की दुनिया में टेक के जो लोग हैं ना वो रिमोटली काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, फ्लेक्सिबल काम करते हैं और ज़्यादा पैसे लेते हैं। ठीक, बोनस से जब मोटिवेशन पे फैक्टर रख देंगे ना, नहीं रख सकते हैं, इट डिपेंड्स के वो उनका काम कर लिया वापस। देखें, आप जब रियल लाइफ में जाएंगे ना असल खेल खेलने, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। एंटरटेनमेंट भी अगर थोड़ी सा अगर कंपनी में माहौल ऐसा है ना कि आपको छत पे जाके छलांग मारने का दिल करे, एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग सुसाइडल वेरी इम्पोर्टेंटली, ठीक है, बट रियल लाइफ में जब आप जाते हैं ना तो आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है चीज़ों का, खासतौर पर बैड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली बैड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में। मगर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कल्चर तो ठीक होता है या टोन फ्रॉम द टॉप ठीक होती है, बट बीच में बहुत ख़राब हो जाती है,
बीच में ख़राब होती है, या HR स्ट्रांग नहीं होता। जहाँ पे HR स्ट्रांग नहीं होता वहाँ कल्चर बेकार होते हैं। कहीं कहीं HR भी स्ट्रांग होता है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है, ठीक है। लीडर का इंपॉर्टेंट स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉई बर्न आउट हुए होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, चाहे वो पैसे कमा रहे हो। लेकिन पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय आपके पास रुका हुआ है ना, तो सिर्फ शायद वो पैसे के लिए रुका हुआ होगा, अनलेस के दे फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी एंड गो अलॉन्ग विद दैट अपॉर्चुनिटी। बट एक टाइम आएगा जिंदगी में जब आप बोलेंगे नहीं, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज माई लाइफ, सेल्फ एस्टीम आ जाएगी। लाइफस्टाइल। आपको अगर एक्सरसाइज करने को नहीं मिल रहा, आपको अगर टाइम अपने साथ गुजारने को नहीं मिल रहा, सेल्फ का टाइम नहीं मिल रहा, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा, क्या फ़ायदा इतना रगड़ा मारने का, ठीक है। हाँ, इनिशियली आप रगड़ा ज़रूर मारें, जिसको हम सोल्जर एज कहते हैं शेक्सपियर के मुताबिक। आप रगड़ा ज़रूर मारें, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सोल्जर एज कितनी बड़ी होती है? सोल्जर एज इज 20 to 40, ठीक है। सोल्जर एज इज 20 to 40, वाइल आज के दौर में तो उससे भी एक्सीड कर जाएगी, बिकॉज टुडे 30s इज द न्यू 20s, ठीक है। सो आज तो दुनिया ही बदल गई है। तो सोल्जर एज ये होती है शेक्सपियर के मुताबिक। फिर 40 में आती है आपकी विजडम एज, और जो वाइज पर्सन, या जस्टिस एज जिसको शेक्सपियर कहता है। जस्टिस एज मीन्स 40 के एज में उसकी अजम्पशन ये है कि अ मैन और अ वुमेन इज सीनियर इनफ या लर्न इनफ कि वो दूसरों को अब सिखाना शुरू कर सकता है, और उसको ये पता चल जाता है कि सही और गलत क्या है। अभी तो हम इस एज में तो इटरेट कर रहे होते हैं ना, गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं, गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं, और ये अच्छी एज है। वो भी अली बाबा का जैकमा जो फाउंडर है वो भी यही कहता है ना। उसका एक इंटरव्यू है ऑन हाउ टू स्पेंड द एंटायर लाइफ, वेरी गुड इंटरव्यू। ही सेज 20 और 30s में तो आप इटरेट करो, कोई मसला नहीं है, काम करो, फेल करो, स्टार्टअप खड़े करो, फेल करो, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। Unless you fail the entire world along with you, that is very different. But if you individually fail, that is fine, right? फिर आपकी स्टार्ट होती है दूसरों को सिखाने की एज। वो इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त आपका काम ही यही होता है, आप दूसरों को ऊपर लेके आओ। आप ऊपर आ गए, अब आप दूसरों को ऊपर ले आओ। लीडरशिप इसी का नाम है कि आप दूसरों को ऊपर लेके आओ, मेक देम केपेबल ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट लीडर्स। सो कॉन्सेप्ट यही है लीडरशिप का। हम थोड़ा सा घुसेंगे इस लीडरशिप के टॉपिक में तो ज़्यादा ज्ञान बांटेंगे, ठीक है। बस बोर नहीं होइएगा। आई वांट यू गाइस टू आस्क क्वेश्चंस, कमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि कमेंट सही हो या गलत हो, इस पर नहीं सोचें। मेरी क्लास में तो कम से कम नहीं सोचें, ठीक है। नो वन विल जज एनीवन, ठीक है। ये रूल है इस क्लास का, ठीक है। जज से मुराद है कि वी वांट करेक्ट ईच अदर, वील कमेंट ऑन दैट टॉपिक और सीखेंगे एक दूसरे के व्यू पर्सपेक्टिव से। हो सकता है मेरे दिमाग में कोई ऐसा पर्सपेक्टिव हो जो आप लोगों से अच्छा ना हो। आप लोगों का पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल कमल एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आती हैं, मुझे बहुत अच्छा क्लिक करता है और मैं उससे सीख के जाता हूँ इस क्लास से, ठीक है। सो पर्सपेक्टिव्स हैं। फिर हम इसमें इस सब्जेक्ट में हम इनिशियल कुछ क्लासेस में रायता फैला देंगे, ठीक है। पहला काम हम यही करेंगे, रायता फैला देंगे, ठीक है। फिर जब हम कोर्स को बाइंड अप करने के टाइम पे आएंगे ना, यानी मिड ऑफ द कोर्स, उस वक्त हम कंसोलिडेट करेंगे टुवर्ड्स द पेपर, और फिर आपको सेंस बनेगा कि यार पेपर अब कैसे आएगा अटेम्प्ट करने पे। दिस इज व्हाट माय अप्रोच इज। लीडरशिप, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के ये 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होंगे। पहले हम एनालिसिस सीखेंगे, एनालिसिस में हम इंटरनल और एक्सटर्नल सीखेंगे, ठीक है। फिर चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब क्या है कि एनालिसिस जो किया उसकी बेसिस पे चॉइस हमने किस स्ट्रैटेजी की है, ठीक है। फिर उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। एग्जीक्यूशन छोटा टॉपिक है, लेकिन चॉइस और एनालिसिस बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। इस पे हम बहुत डिस्कशन, सबसे ज़्यादा केसेस आपको इसी के मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल 3 लेक्चर, तो ये मैंने 3 टॉपिक्स मैंने लिख दिए। यहाँ से फिर आगे हम रिस्क पे जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे। वो भी हमारा 2 तो ईजिली लेक्चर्स ले जाएगा, ठीक है। अगर यही क्लास रहती है हमारी और स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते तो ठीक है, हम इसी क्लास के साथ लेके चलेंगे और आप लोगों की मर्जी के हिसाब से लेके चलूंगा मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी वक्त हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ऑनलाइन भी कोई क्लास कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बट आई वुड प्रेफर कि हम क्लासेस में आएँ और हम इस तरह ग्रुप कन्वर्जेशंस करें तो ज़्यादा मजा आएगा। ऑनलाइन में अक्सर हम चुप हो जाते हैं, व्यू
आउट हो जाते हैं। I was considering कि ऑनलाइन ली जाए, बट जब मैंने फर्स्ट क्लास ली लाइक कल हमने तो मुझे पता चल गया कि ये जो क्योंकि लेक्चर बेस्ड है एंड मैंने एक दफा लाइक बहुत पहले P1 उठाया था, राइट। सो P1 वो सर ने पहले ही बोल दिए थे कि अब रटना नहीं होता था, आई यूज्ड टू रटना एंड ऑल दैट। तो अब समझ आएगी कि इसको जब तक आप डिस्कशन में आपको आइडियाज आएंगे एग्जैक्टली, यू लर्न विद अ मेंटोर। जितना मेंटोरशिप से लर्न करते हैं ना, हमारे हम पहले जहाँ पे थे ना, मैं आई वाज विद एसोसिएटेड विद द एंग्रो ग्रुप, ठीक है। सो वहाँ पे सीईओ ने एचआर ने हमारे लिए कॉर्सेरा फ्री कर दिया था, कॉर्सेरा जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, राइट। अब वो लर्निंग तो हो रही है, सब कोर्सेज किए जा रहे हैं। लर्न किसने किया, सीईओ पूछता है, कोई कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन वीडियोस या ऑनलाइन स्लाइड्स देखने का फ़ायदा तब होता है जब वो आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज कुछ हो। बट कोई भी चीज़ न्यू आपने सीखनी है, यू शुड हैव अ मेंटोर अलॉन्ग विद यू। यू शुड डेफिनेटली हैव अ मेंटोर जिससे आप डिस्कस करें चीज़ें, अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करें एंड प्रैक्टिस करें और उसके सामने प्रैक्टिस करें। उससे आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव होंगे, बिकॉज करेक्शन करने के लिए आपके पास मेंटोर होगा, ठीक है। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ मेंटोरशिप इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग रादर देन एनी अदर थिंग। ये सन 5 बजे है ना हमारी क्लास खत्म, ठीक है। बस ये पेपर कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लीडरशिप स्टार्ट करेंगे। सैटरडे वीक में एक होगी, दो होगी? 2 होंगी, सैटरडे संडे। सैटरडे को 12 से 3 है और संडे को 3 से 5 आज तो थी। व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि अगर SBR 2 बजे खत्म हो जाती है तो वील स्टार्ट 2 बजे ही, ठीक है। संडे को हम कोशिश करेंगे 2 घंटे की क्लास हो, और सैटरडे को 2:30 थी ना कल, हाँ 2.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है। Do you have a WhatsApp group? आई थिंक वी हैव, अहमर बता सकता है ये बेहतर, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद एम। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मैं अभी तक तो नहीं हूँ किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, बट पूछ लूँगा मैं भी अहमर से। इफ़ वी नीड टू कोऑर्डिनेट अलॉट, वी विल नीड टू कोऑर्डिनेट अलॉट, ठीक है। तो मैं बनवा दूंगा, ठीक है, एज वी प्रोसीड। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई थी बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये बोला था ना, the CFO has been asked to make a presentation to the board of trustees. Board of trustees की बात आ गई, ठीक है, and has asked for your assistance in preparing his presentation. ठीक है, CFO के सारे काम हम करते हैं, ठीक है। Required prepare 3 presentation slides with accompanying notes, which recommend with clear justifications 3 applications of information technology that BCO could use to enhance its e-business capabilities. PowerPoint भी यूज होगा। यस यही तो गेम है सारा इस पेपर का। और मैं क्या कह रहा हूँ जी Slides बनानी है। जी, स्लाइड बनानी है आपको। Yes. यप, दैट इज व्हाई व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि हम या तो लैब में जाके प्रैक्टिस करें इसकी, मॉक्स जब भी करेंगे हम, वरना फिर एक रिकमेंडेशन मेरी ये भी है कि वी ब्रिंग लैपटॉप्स एंड क्लास में ही हम करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक। During skill level paper जब मैं उनकी देखती थी ना SBL वालों को, तो वो इतनी सारी 3-4 टैब्स खुले में, ये क्या हो रहा है? मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस इसी तरह ही करें। हम क्लास में भी जब प्रैक्टिस करें तो आपके पास लैपटॉप्स होने चाहिए ताकि आप हैंड्स ऑन हो जाए ना, वरना उधर आप ढूंढ रहे होंगे, आइकन ढूंढ रहे हैं, 10 चीज़ें ढूंढ रहे हैं पेपर में, विच विल बी अ हैसल। और वो नर्वस भी इंसान होता है कभी बार एग्जाम में, तो ये तो पैनिक कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। होगा नहीं, अगर नॉलेज बेस है और स्ट्रांग है तो पैनिक नहीं होना चाहिए, बट स्टिल एग्जाम सिचुएशंस आर नर्वस, ऑब्वियसली एट अ प्रोफेशनल लेवल दे आर, ठीक है। ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि नहीं होते नर्वस, ठीक है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, 3 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, 3 भी बोल दिया उसने बोला 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इतना नहीं फैलाना, ठीक है। 3 स्लाइड्स बोली हैं उसने अकम्पनिंग नोट्स के साथ, ठीक है, जहां पे आपको रिकमेंड करना है कि IT BCO की कैसे हेल्प कर सकता है। अब आपने केस पढ़ा, पूरा केस पढ़ा, एग्जिबिट्स पढ़े, आपने एक्टिविटीज़ भी जानी उनकी, वहां से आपको पता लगेगा कौन सी एक्टिविटीज़ में टेक आ सकता है, ठीक है, और ई बिजनेस हो सकता है। मिसाल के तौर पे कंट्रीब्यूशंस, आपको पता लगा कि कंट्रीब्यूशंस आप जमा करते हैं, ठीक है, और आपको ये पता लगा कि डेटाबेस तो बन गई है लेकिन कंट्रीब्यूशंस ही अभी भी मैनुअल लेते हैं।
आप एक रिकमेंडेशन बना दें कि ये IT कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे कैसे कंट्रीब्यूशंस कलेक्ट होंगे, एक रिकमेंडेशन बनाया, उसकी स्लाइड बनाया, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अभी नहीं पढ़ी है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, बट यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, आइडिया बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो आइडियाज़ आएंगे लेकिन सिचुएशन में रह के आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है इस पेपर में, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर नहीं बनना। ऑडिट और ये वाले सब्जेक्ट जो है ना, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफायर बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन द डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं करना चाहिए, सोल्यूशन के साथ में देना चाहिए। ठीक है, वो बनाना है इस पेपर में आपको। हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया ना तो फिर दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको ऊपर जाने से। और लीडर्स भी वही बनते हैं, CEOs वही बनते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ACCs बनते नहीं हैं। ठीक है, बहुत कम बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, रेयर। MBAs जल्दी बन जाते हैं, अक्सर लोग हैं MBAs। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, द चेयरपर्सन हैज आस्क्ड टू मीट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू डिस्कस द BCO करंट रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। रिस्क मैनेजमेंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा ना, ये जो दो टॉपिक्स है ना, मैंने कल भी आप लोगों को ब्रीफ किया था, ये जो 2 टॉपिक्स है ना, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, ये तो आप लोगों को घोल के पीने हैं। ठीक है, मतलब इन टॉपिक्स पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है छोड़ने की। IT और डेटा एनालिटिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आज के दौर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, एंड चेंज मैनेजमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है लेकिन एग्जामिनर का किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। यानी हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज हर चीज़ का हम केस पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे हर टॉपिक के। अगर फॉर एग्जांपल लीडरशिप एक कोर्स में, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता तो हम 2 क्लासेस कर लेंगे। वी हैव टाइम, राइट। मई तक हम पढ़ रहे हैं ना। गेटिंग? The chairperson has concerned that the current risk register does not adequately evaluate the seriousness of risk identified। वो कह रहा है जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया ना, उनको सही से इवेल्युएट नहीं किया हुआ आपने। ठीक है, आप कह रहे हो कि इकोनॉमी के हालात ठीक है, हालांकि हालात ठीक नहीं है, उसका स्कोर ज़्यादा गंदा होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एंड दैट सम रेलिवेंट रिस्क आर नॉट कवर्ड एट ऑल, कवर ही नहीं किए। ठीक है, NGO का एक ब्रांच ऐसे इलाके में जहाँ सिक्योरिटी के बहुत मसले होते हैं, हमने वो कवर ही नहीं किया रिस्क रजिस्टर में कि सिक्योरिटी का रिस्क है। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मैनेजमेंट में 2-3 फ्रॉड हुए हैं, हमने वो रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किए। फिर बैंक अकाउंट नहीं है NGO का, NGO ऐसे ही कलेक्ट करती है और एक कैशियर बैठाया हुआ है, रिस्क है, रिस्क है। एग्जाम्पल्स हैं ये, इस केस के मुतालिक नहीं है, वैसे ही जनरल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ही इज ऑल्सो कंसर्न द रिस्क मिटिगेटिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो इन डेट। मतलब रिस्क रजिस्टर बनाया क्यों है, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ रीसेंट चेंजेस एंड इवेंट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन द लाइट ऑफ रीसेंट चेंजेस, इवेंट चेंज हुए हैं और हमारा रिस्क रजिस्टर आउटडेटेड है। ठीक है, द CEO एग्रीज एंड थिंक्स, CEO डिसएग्री करता है, बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया, and thinks that the risk register and its mitigating activities are sufficient and that the chairperson is overreacting। ठीक है, overreacting to the latest financial results and the industry research report। ठीक है, वो कह रहा है सर आप थोड़े ज़्यादा पैनिक में आ गए, मसला नहीं है, इतना भी बड़ा हाल नहीं है। ठीक है, she has asked for your assistance on this matter। CEO ने बोला है कि हेल्प करो ज़रा ये इवैल्यूएट करने में। ठीक है, हसान साहब आ गए उठाने। प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ही बनानी है। कॉन्फिडेंशियल का वर्ड उसने एडिशनल इसलिए डाला है कि आपने भी ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखना है बस रिपोर्ट बनाते हुए। ठीक है, which evaluates the BCO's current risk register and the adequacy of each of the risk mitigating activity, clearly highlighting whether the chairperson concerns are justified। Now you remember कि एग्जिबिट में रिस्क रजिस्टर पूरा दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब आपने उस एक रिस्क पे जाना है, उस पर कमेंट्री करनी है रिस्क रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट के फॉर्मेट में, और वो जाके इसको प्रेजेंट कर देनी है। ठीक है, ये मांग रहा है वो। एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा इन योर पेपर और उसको आपने सबमिट कराना होगा। ठीक है, फिर प्रोफेशनल मार्क्स 4 दिए हुए हैं इसके, 19 मार्क्स का पूरा पेपर है। ठीक है, फिर एक आखिरी रिक्वायरमेंट और भी है 13 मार्क्स की, तो 4 से 6 क्वेश्चन होंगे जनरली। ठीक है, मतलब ब्रॉडली, उसके सब सेक्शंस तो अलग है। ठीक है, सून आफ्टर यू कंप्लीटेड योर रिपोर्ट ऑन द
On the BCO risk register and risk manager, you attended a meeting with the CEO and the chief financial officer. At the meeting, the CEO raised her concern that the board of trustees does not have sufficient mix of skills and diversity that the management board had in the recent past. Not undertaken sufficient professional development. She has requested a meeting with the chairperson to discuss the issue further. The CEO has asked her assistant. इसमें समझ में आया क्या मांगने चाह रहे हो? ये लाइन पढ़े. The CEO raised her concern that the board of trustees does not have sufficient mix of skills and diversity, and that the management board had in recent past not undertaken sufficient professional development. Professional skills नहीं है. Exactly, the board is not correct. बोर्ड का स्ट्रक्चर सही नहीं है, कंपोजिशन सही नहीं है बोर्ड की. ये हम गवर्नेंस में पढ़ेंगे. ये एथिक्स में पूरा आ जाता है वैसे पूरा. एथिक्स नहीं है ये. नहीं वैसे एक हल्का आ रहा था ना कि वो तो बोर्ड की एथिकल और फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के तौर पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि हमने जो बोर्ड बनाया ना वो रेलेवेंट बोर्ड नहीं है. ठीक है, मैनेजमेंट बोर्ड का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं सारे, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब ये है कि वो बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए उसको बिजनेस की, वरना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने का फायदा नहीं है उसके. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है एग्जिबिट 2 में. ठीक है, वो पढ़ेंगे, हर लीडर का उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, हम उस पर कमेंट करेंगे कि ये लीडर फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इंडस्ट्री का है, ये एनजीओ में क्या कर रहा है. ठीक है, एग्जांपल है. ठीक है, और उसने एनजीओ इससे पहले देखी भी नहीं है. एग्रीड. इसी तरह कोई और लीडर होगा, वो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा या उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी, विल मेक अ कमेंट्री ऑन दैट. ब्रीफिंग नोट बनाना है या ब्रीफिंग पेपर बनाना है. यहाँ पे पेपर की बात की है, पेपर थोड़ा लंबा होगा, नोट थोड़ा छोटा होगा. ठीक है. फॉर द CEO which explains the importance of this BCO board of trustees to have sufficient mix of skills and diversity. इंपॉर्टेंस बतानी है क्यों रेलेवेंट है, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ठीक है, एक्टिविटीज और इन चीजों से रिलेट करके इसको आंसर देना होगा. सिचुएशन के साथ रिलेटेड आपको फायदा बताया साथ में. एग्जैक्टली. द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द BCO management board members to ensure that the BCO meets its obligations to its stakeholders. बहुत ओपन एंडेड सवाल है, लेकिन इसको हम एक्टिविटीज के साथ लिंक करेंगे और फिर आंसर बनाएंगे. ठीक है, ये गवर्नेंस में जब हम पढ़ेंगे ना बहुत सारी चीजें, तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे आंसर करना है इसको. ठीक है, हो गया. यहाँ पे सारे एग्जिबिट्स हैं. मिशन, विजन, एम, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है. 100 थ्रेटन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, रिटर्न टू द नेचुरल हैबिटेट, 100 वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोजेक्ट्स करने हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर रिव्यू ऑफ द पिछला साल. पढ़ने को बहुत कुछ है. ठीक है, पढ़ने को इस पेपर में बहुत कुछ है. फिर एग्जिबिट 2 अबाउट अस दिया हुआ है, जो वेबसाइट से उठाया इन्होंने. ये सारे मेंबर्स हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. यस, एग्जैक्टली. पहला काम आपने पेपर को पढ़ना है, स्किम करना है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन. सेकंड, आपने दोबारा एक डिटेल्ड रीड देनी है उसको. थर्ड, आपने उसको हर क्वेश्चन के साथ लिंक करना है, ये क्वेश्चन इससे रिलेट करता है इस एग्जिबिट से, ये क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है. देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर. 4 घंटे इसलिए दिए गए. ठीक है, रीडिंग, प्लानिंग एंड देन अटेम्प्टिंग एंड देन अगेन रीडिंग. रीडिंग तो चलती रहेगी पूरा टाइम. ठीक है, यहाँ बोर्ड की इंफॉर्मेशन आ गई, स्ट्रक्चर आ गया. फिर आपकी ये KPIs और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई. यस, एग्जैक्टली. एक्सपेंडिचर्स आ गए. यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी हैं. ठीक है. फिर आपका ये आर्टिकल आ गया, जो आखिरी आर्टिकल लिखा हुआ था CEO के बारे में. ठीक है, ये वो आ गया. ये रजिस्टर्ड आ गया हमारा. फंड रेजिंग प्रेशर, loss of key staff, increased competition in the sector operating in dangerous locations around the world. अच्छा, ये लिखा हुआ था, मैंने ऐसे ही बोल दिया. ठीक है, ग्रेट. क्योंकि NGOs में ये मसले होते हैं, so it's very common. So the risk committee chair and अच्छा कौन चेयर करता है ये भी लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई. ये सारी इंफॉर्मेशन, एक एक जुमला इस केस में never ignore that जुमला. ठीक है ना, हर जुमला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेलिवेंट होगा, कहीं ना कहीं फिट हो रहा होगा, तो उसको यूज़ करना आना चाहिए. ठीक है. सो दिस वाज द पेपर. एक हमने ब्रीफ व्यू कर लिया कि कैसे चल रहा है, और एंड ऑफ क्वेश्चन पेपर है. हाँ, 11 पेज है.
ये तो फिर भी छोटा केस है, इससे बड़े केस भी हो सकते हैं। सैंपल पेपर में डिफरेंट अप्रोच होती है एसीसी की, और नॉर्मल पेपर में डिफरेंट होगी। लेकिन वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट पेपर्स एज वेल, और दूसरी जगह से भी केसेस लेके आएंगे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनली देती हैं, राइट।